बेटा आज मैं आपके सामने जो भी एसएससी में आज 2 और 3 अगस्त में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मैथ्स पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं, उनका एनालिसिस आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, राइट। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम देना है इन द अपकमिंग शिफ्ट्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से उनको अपने वीक पॉइंट्स पता लगेंगे, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे उनको काम करने की जरूरत है। यहाँ से आपको बेटा प्रोबेबिलिटी पता लगेगी कि आने वाले शिफ्ट्स में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएं, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो बेटा जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उदास नहीं होना। बेटा लाइफ में हमें चलते रहना चाहिए। आप दोबारा से फोकस कीजिए, दोबारा से तैयारी कीजिए और फिर से एग्जाम दीजिए। पर मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उन सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। बेटा तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे एफर्ट्स के साथ यहाँ इस चैनल पे, इस यूट्यूब के चैनल पे हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपकी तैयारी में बिल्कुल हेल्प करेंगे और आपको बेहतर से और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का एनालिसिस। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम देना है, बेटा पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना, अपने आप पर पूरा फोकस करना, समझना चीजों को। जो जो आपकी वीक एरियाज है, इस वीडियो के बाद आपको उन पर काम करना है, राइट। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा इस बार मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री डोमिनेंट रही है। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। तो जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, जिन बच्चों को आती है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपका एरर का, गलती होने का चांस कम हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट। आपको वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की। बट आपको मैंने बार बार बोला है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज याद करनी ही है। बहुत से बच्चों को आइडेंटिटी याद होगी। बेटा स्क्वायर वाली बात हमने कहाँ पढ़ी है? साइन स्क्वायर वाली बात हमने पढ़ा है बेटा, दैट साइन स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा है? दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा ध्यान से देना, उसने हमें वैल्यू दी है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की और यहां से हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4। बेटा देखो, मुझे आइडेंटिटी में 4 पावर में नहीं चाहिए। मैं अभी कॉस स्क्वायर को मुझे नहीं, अभी इसमें बदलाव चाहिए, मुझे कॉस 4a पे देखना। एक काम करते हैं, जो हमारा गिवन है उसको देखते हैं। तो हमें गिवन क्या था? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं इससे अनुमान लगाने की कोशिश करूंगी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मुझे अभी कॉस स्क्वायर को बिल्कुल, उसको उसमें बदलाव नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल मुझे चेंज नहीं करना। तो बेटा यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा जिसको ये आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो बता सकता है कि साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए, राइट, कॉस स्क्वायर ए। अब आप कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए मत लिखना। आप क्या करना, साइन, आपको कॉस 4a चाहिए तो इसकी दोबारा से क्या करोगे? स्क्वायरिंग। तो यहां से आपके पास बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 4a। दैट मीन्स जो ये कॉस 4a लिखा है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर। बेटा अगर इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कितना इजी सवाल है। जिसे ये आइडेंटिटी आती है उसने इस सवाल को 100% अच्छे से किया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जिसने अभी तक लर्न नहीं करी बेटा उसको कर लीजिए। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। मैं आपकी हेल्प के लिए बाकी आइडेंटिटीज भी इसी स्लाइड पे लिख रही हूँ। So the final answer is 1. Beta, this is the first identity. Second is 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, is equal to secant square theta, right? And the third is 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. बेटा c के साथ c आएगा, cot और cosecant, right? और tan के साथ ऐसा आएगा। आपको पता है कि हमारे जो
अल्फा बेटा उसमें एस और टी इकट्ठे आते हैं, राइट, और सी के साथ सी इकट्ठा आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक और बात मैं बताऊंगी बेटा, थर्ड आइडेंटिटी पे भी हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, जो हम आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था। थर्ड आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन आ रखा है, तो जिन्होंने आइडेंटिटीज अभी तक नहीं लर्न की बेटा, आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लो, राइट। यही 3 आइडेंटिटीज आप अभी याद कर लो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बेटा है वर्क के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है वर्क के ऊपर। बेटा 2-3 बातों का ध्यान रखना वर्क के क्वेश्चंस करते हुए। आपको क्या स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व करनी है, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि काम एक यूनिट होगा, काम पूरा का पूरा एक यूनिट होगा। जो भी आप सवाल करोगे उसमें जो काम, जिस काम को, जिस वर्क को वो रेफर कर रहा है, जिस वर्क के बारे में वो बात कर रहा है, वो 1 यूनिट होगा। वर्क इज ऑलवेज 1 यूनिट। सबसे पहली बात आपको ये अपने दिमाग में रखनी कि वर्क हमेशा 1 यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद 2 रूल अभी मैं बोलती हूँ बेटा। अगर हमें ज्यादा का दिया हो, 1 का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। जैसे अगर मुझे 100 पेन की कॉस्ट दी है, मुझे 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम डिवाइड करते हैं। अगर मुझे 1 पेन की कॉस्ट दिया और 100 की निकालनी है, 1 का दिया है, ज्यादा का निकालना, तो मल्टीप्लाई। इन 2 चीजों के बारे में आपको पता है, तो इन्हीं 3 बातों के साथ हम वर्क का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो बेटा क्या हुआ, ए जो है वो काम कर रहा है, एक पूरा यूनिट काम कर रहा है 15 दिनों में। ए एक पूरा काम 1 यूनिट वर्क कर रहा है 15 दिनों में। बी उसी काम को, उसी 1 यूनिट काम को कर रहा है 25 डेज में, 25 दिनों में। ए काम कर रहा है 15 दिनों में, बी काम कर रहा है 25 दिनों में, ठीक है। उसके बाद ये बेटा इन्होंने एक काम को पूरा किया है 15 दिनों में, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, इनका 1 डे वर्क क्या है। अगर 15 दिनों में ये 1 यूनिट काम करते हैं, अगर 15 दिनों में 1 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, एक दिन में 1/50 कितना काम करते हैं, 1/15 यूनिट। मतलब पूरे काम का 50, पूरे काम अगर 15 यूनिट है, तो उसमें से 1 यूनिट ये एक दिन में खत्म करते हैं। तो काम का 1/15वां हिस्सा ये एक दिन में करते हैं। उसी तरह बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/25, 1/25, राइट, हो गया। आगे बढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ए और बी मिलके कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/15। बी कितना काम करता है, 1/25। तो बेटा ये 5 दिनों में कितना काम करेंगे, ये लोग 5 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 5 दिनों में 5 डे वर्क। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो 5 दिनों में 5 डे वर्क। 5 दिनों में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ये 1/15 काम करता है, तो 5 दिनों में 5/15, 5/15। और बी 5 दिनों में कितना काम करेगा, 5 × 1/25। एक दिन में अगर इतना काम करता है, तो 5 दिन में इतना। अब दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का 5 दिन का वर्क ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मिलके काम कर रहे हैं। तो 5 दिनों में इन दोनों ने इतना काम कर लिया, पूरे 1 यूनिट में से, पूरे 1 यूनिट काम में से, क्योंकि जब ये इकट्ठे भी काम कर रहे हैं तो टोटल काम ये 1 यूनिट ही करेंगे। 5 दिनों में इन्होंने 1 यूनिट में इतना काम फिनिश कर लिया। ये अभी इन्होंने पूरा काम नहीं किया, इनके साथ फिर सी जुड़ता है, ए चला जाता है, बी के साथ सी जुड़ता है, बी और सी टुगेदर वर्क करते हैं और काम कितने दिनों में फिनिश करते हैं, 4 डेज में। काम कितने दिनों में खत्म करते हैं, 4 दिन में, राइट। अब हमने क्या निकालना है कि सी अकेला कितने दिनों में 1 यूनिट काम कर सकता है, सी अकेला कितने दिनों में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो मान लेते हैं कि सी कितने दिनों में काम कर सकता है, सी डेज में। मान लेते हैं कि जो सी है वो x डेज में काम खत्म करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/x। एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/x। ये काम ए और बी ने मिलके किया, उसी काम को फिर बी और सी ने मिलके कितने दिनों में किया, 4 दिनों में। बी और सी ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, अब बी ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, 4/25,
और सी ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा 4/x, राइट। और ये सारा का सारा काम कितने इक्वल होगा 1 यूनिट के इक्वल। कितने यूनिट के इक्वल होगा 1 यूनिट की। तो बेटा यहाँ से आप एलसीएम लोगे, आपके पास आंसर आएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 5/15 विच इज 1/3 प्लस 1/5 प्लस 4/25। तो बेटा यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25x इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा काम कितना इन्होंने किया 1 यूनिट। ये बेटा काम है ए और बी का 5 दिनों का। उसी काम को आगे बढ़ाते हैं बी और सी, और वो काम करते हैं 4 दिनों में, और टोटल इन्होंने कितना काम किया 1 यूनिट। तो बेटा यहाँ से फिर हमने एलसीएम लिया, ये बना 8/15, तो यहाँ पे मेरे पास बना 8/15 प्लस 4x प्लस 100 बाय 25x इज इक्वल टू 1। तो जैसे बेटा आप 8/15 की, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, राइट। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास ये होगा 4x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25x इज इक्वल टू 1 माइनस 8/15। ये किसके इक्वल आ जाएगा 7/15 के, और ये होगा 4x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25x। ठीक है बेटा, ये 3 से कटा, ये 5 से कटा 5 के टेबल में, तो ये मेरे पास बनेगा 12x प्लस 300 इज इक्वल टू 35x। तो यहाँ से बेटा 300, यहाँ से क्या बना 300 इज इक्वल टू 23x। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 300/23 x किसके इक्वल आ जाएगा 300/23। तो बेटा एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बोला कि वर्क के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि वर्क, जो भी काम, जिस काम की वो बात कर रहा है वो हमेशा 1 यूनिट होगा। ठीक है। और फिर आपको मैंने बोला कि अगर आपको ज्यादा का दिया हो, 1 का निकालना, तो आप क्या करते हो डिवाइड, और अगर आपको 1 का दिया है ज्यादा का निकालना तो क्या करते हो मल्टीप्लाई, राइट। इसी चीज का हम ध्यान रखेंगे। ए ने काम, वही 1 यूनिट काम करता है 15 दिनों में, बी वही काम करता है 25 डेज में। तो एक दिन में ए कितना काम करता है 1/15, और बी एक दिन में कितना काम करता है 1/25। उसने हमसे सी का पूछा था, हमने बोला कि सी मान लेते कि x दिनों में काम फिनिश करता, तो एक दिन का काम 1/x, राइट। इतना क्लियर है। अब ए और बी जुड़ते हैं आपस में 5 दिनों के लिए, तो अब एक दिन का काम हमें पता है, ए का 5 दिन का काम हम निकाल सकते हैं इसी को 5 से मल्टीप्लाई करके। 5/15 प्लस बी ने भी 5 दिन काम किया 5/25, टुगेदर किया तो प्लस। अब उसी 1 यूनिट काम को बी और सी ने कंप्लीट किया 4 डेज में, प्लस अब बी और सी मिलके जो बचा हुआ काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, तो 4 डेज में बी ने कितना काम किया 4/25 और सी ने 4/x, और पूरा काम कितना है 1 यूनिट। यहाँ से बेटा हम जैसे x निकालेंगे, x क्या है नंबर ऑफ डेज जिसमें सी अकेला काम फिनिश करता है। क्लियर। तो वर्क के क्वेश्चंस आई होप यहाँ से बहुत इजी रहे होंगे। वर्क हमेशा 1 यूनिट लीजिए, उसके बाद आपको पता है कि जब आपके पास ज्यादा का दिया आप 1 यूनिट का निकालते हो तो आप डिवाइड करते हो। अगर आपके पास 1 यूनिट की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उससे आपने ज्यादा की निकालने तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें cot x की वैल्यू दे रखी है 9/17। cot x की वैल्यू क्या है 9/17, और cosecant स्क्वायर x की वैल्यू दी है। बेटा मैंने आपको अभी आइडेंटिटीज बताई हैं, दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और थर्ड इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा, राइट। तो बेटा आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सीधा इसको आइडेंटिटी में पुट करोगे। 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 9/17 स्क्वायर इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर एक्स। यहाँ से बेटा 289 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 289, ये आएगा cosecant स्क्वायर एक्स के इक्वल। और यहाँ से बेटा जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 10 17 370 डिवाइडेड बाय 289 इज इक्वल टू
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, बेटा ध्यान रखना उसने कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की ही वैल्यू पूछी है, तो स्क्वायर रूट आपको नहीं लेना, तो आपका फाइनल आंसर है 370/289। क्लियर है? कोई डाउट? अब जिन बच्चों को आइडेंटिटीज नहीं आती, जिनको राइट ट्राइंगल से रेशियोज याद है, राइट, तो आप सबको ये पता है कि बेटा एक राइट ट्राइंगल है अगर आपके पास, तो कॉट थीटा उसने दिए, कॉट थीटा बेटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल। टेंजेंट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। दैट मींस 9 परपेंडिकुलर होगा इस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये कॉट है, कॉट अगर 9/17 है तो कॉट क्या होगा? कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ये 9 होगा और ये 17 होगा, राइट? ठीक है, और अब अगर ये 9 है ये 17 है तो ये बेटा √370 आएगा। अब आपको पता है कि कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब जो साइड थीटा के सामने है डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज 370। तो यहां से आ जाएगा 1/17/√370। और ये बेटा जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 370/70, जो आपको इसी आइडेंटिटी से मिला। यहाँ पे मैंने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाली है, जैसे आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे, आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा निकालोगे इसी वैल्यू का, तो आपके पास सेम आंसर आएगा 370/289। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद है तब भी आप कर सकते हो बेटा। उसके लिए आपके पास मैं एक कीवर्ड रखती हूँ, सो का टू आ। तो बेटा आपको ये कीवर्ड याद रखना है, ये आपको हेल्प करेगा साइन टेंजेंट को लर्न करने में। तो आपके पास ये राइट ट्राइंगल है बेटा, अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये जो थीटा के सामने वाली साइड होती है ना बेटा, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है दैट इज ऑपोजिट, जो साथ उसके साइड लगती है दैट इज एडजेसेंट, और ये तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो यहां से बेटा मेरे पास साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to cos theta is equal to adjacent divided by hypotenuse, and tan theta is equal to opposite divided by adjacent. Clear? अब sin theta का रेसिप्रोकल बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, सेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का, राइट? तो आप इनसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप देख रहे हो कि मैथ्स में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज अच्छे से किए हैं ना बेटा, तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका वो टाइम सेवर है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में कहीं ज्यादा समय बिता भी दिया, ज्यादा टाइम ले भी लिया ना बेटा, तो इस क्वेश्चन की मदद से आप उस टाइम को कंपनसेट कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्री का। इसका मतलब आपको ज्योमेट्री के एरियाज के फॉर्मूलाज, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर एक बार उनको दोबारा से लिख के देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने आपको कोण दिया है, आपको कोण दिया, कोण की जो बेटा हाइट है वो 27 है, कोण की हाइट 27 है। बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलाव आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जो भी सवाल उसने पूछा है उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हाइट हमारे पास 27 है, तो अब उसके बाद उसने बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 24 पाई। बेटा कोण का बेस क्या होता है? सर्कल। कोण का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल में सर्कमफ्रेंस की क्या वैल्यू होती है? अगर सर्कल का रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? बहुत इजी है बेटा, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। इसका मतलब, और बेटा यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन? सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आपको हाइट उसने कोन की दे रखी है, आपको सिर्फ रेडियस निकालना है। उस रेडियस के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सर्कमफ्रेंस की। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है 24 पाई। तो यहाँ से 24 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो बेटा आर की वैल्यू 12 आती है। आप इस आर की वैल्यू और हाइट मेरे पास 27 है, जैसे ही आप इसको वॉल्यूम के फॉर्मूला में रखोगे, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 1/3 आर कितना है 12 स्क्वायर एच कितना है 27। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बेटा आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो बेटा जितने भी एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन है, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, इन सब की फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जिनका एग्जाम अभी आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, उनके लिए फॉर्मूलाज बहुत हेल्पफुल रहेंगे। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास 2x, मतलब हमारे पास 2x प्लस 2xy इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन दी है, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2। कौन कौन से वेरिएबल्स है? x एंड y। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है। राइट? और पूछा क्या है? इस इक्वेशन की वैल्यू। पूछा क्या है? इस इक्वेशन की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। बेटा तो आपको ये ट्रिक पता है कि देखो, दो वेरिएबल के लिए ना आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास दो वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन है ना, तो आप उसमें से कोई भी एक वेरिएबल खुद से सपोज कर सकते हो। आप x को कोई वैल्यू दे सकते हो या y को वैल्यू दे सकते हो। बेटा जो सबसे इजी वैल्यू जिससे आपका काम आसान होगा वो है 0। तो एक काम करते हैं, इसमें y को 0 रखते हैं। y को मैं फिक्स वैल्यू दे रही हूँ 0। क्यों दे रही हूँ ये वैल्यू 0? बिकॉज वेरिएबल 2 है हमारे पास, इक्वेशन 1 है। इस y इक्वल टू 0 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगी और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो निकालूंगी। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब बेटा x अगर 3 है और y 0 है, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। राइट? इन्हीं की हेल्प से बेटा मैं इस इक्वेशन की वैल्यू निकालूंगी। अब यहाँ से मुझे x की जगह क्या रखना है? 3 और y की जगह रखना है 0। 0 लेने का फायदा ये है कि बेटा ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। आपके पास आंसर आएगा 4 टाइम्स 3 स्क्वायर 4 टाइम्स 9, दैट इज 36। तो आपका आंसर है 36। व्हाट इज योर आंसर? 36। क्लियर? बेटा हमारे पास क्या गिवन है? 2x हमारे पास क्या गिवन है? तो बेटा ये हमारे पास आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5। राइट? और हमसे वैल्यू पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2। राइट? तो बेटा हमारे पास इसने किसकी वैल्यू दी है? अगर मैं 2 को कॉमन लूं तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। तो ये बेटा आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज दी आइडेंटिटीज। विद इन 1 मिनट हम आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट? बहुत कॉमन है, सब बच्चों को ये याद होती है। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस में प्लस 2ab, माइनस में माइनस 2ab। देन बेटा हमारे पास क्यूबिक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। बेटा मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दूंगी कि आपको ये आइडेंटिटी इसी वे में लर्न करनी है। कुछ बच्चे इसको इस वे में लर्न करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा यहाँ से मैं 3ab कॉमन लूंगी तो मेरे पास यही आइडेंटिटी बनेगी। इसका फायदा क्या है बेटा? वो क्या करता है, आपको देखो इसमें 3 चीजें हैं, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब और ab। इन तीनों में से बेटा वो आपको कोई भी 2 क्वांटिटी की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा
और थर्ड क्वांटिटी आपसे पूछ लेगा, जो कि आपको इस आइडेंटिटी में इजीली दिखाई नहीं देगा, राइट। तो आपको इसी तरह से याद करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। जिन्होंने ऐसे याद किया बेटा तो यहाँ से 3ab कॉमन लेना है, तो आपके पास यही फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली बेटा माइनस में क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब में क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी, माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी, राइट। एंड द लास्ट आइडेंटिटी बेटा क्या है, वो इन दोनों आइडेंटिटी के बीच में रिलेशन है। ये आपस में कैसे रिलेट करती हैं, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे ताकि a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 2ab और ये माइनस जब प्लस होगा तो 4ab, राइट। वो फिर से तीन क्वांटिटी है, किसी दो क्वांटिटी की वैल्यू वो दे देगा और थर्ड आपसे पूछ लेगा, राइट। इसमें भी वही हो रहा है बेटा, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 5/2 है। अब आपको जाना है x क्यूब और 1/x क्यूब पे। वो कैसे होगा, अगर आप दोनों तरफ क्यूबिंग करोगे, तो क्यूबिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, 3 टाइम्स x इंटू 1/x टाइम्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 होल क्यूब। मैंने दोनों तरफ क्या की, क्यूबिंग की। यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे ये मेरे पास a है, यहाँ पे ये मेरे पास b है, राइट। अब बेटा होगा क्या, ये x से x कैंसिल हुआ, यस और नो, यस बेटा। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 5/2 आपको दे रखी है, तो यहाँ से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 5/2। x प्लस 1/x की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ से आएगा 125/8। यहाँ से मेरे पास आएगा, अब बेटा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 125/8 माइनस 15/2। तो बेटा जैसे आप 8 एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा 8, 125 माइनस 60, 4 इंटू 15 60 होगा, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 65/8। बेटा ध्यान रखना ये वैल्यू आई है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, आपको किसकी चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x प्लस 2 की। तो आंसर क्या आएगा, 65/8 प्लस 2, तो ये होगा 65 प्लस 16/8। तो बेटा आंसर आएगा 81/8 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो जिन्होंने बेटा आइडेंटिटीज नहीं याद की, आप इन्हीं आइडेंटिटीज को याद कर लो। ये 5 आइडेंटिटीज है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज है, 1 2 3। कोई दो इसमें से बेटा आपको दे देगा उसकी वैल्यू और थर्ड आपसे पूछ लेगा, राइट। तो जिन्होंने अभी तक आइडेंटिटीज नहीं याद की, और वो सभी बच्चे आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 45,000 एंड एक्सपेंडिचर इज 33,000। मतलब एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम क्या है, 45,000, 45,000 वो कमाता है, 33,000 एक्सपेंडिचर, मतलब 33,000 उसका खर्चा है, राइट। इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, उसकी इनकम 25% बढ़ गई, 25% से उसकी इनकम इंक्रीज हुई। And expenditure is increased by 11%. Expenditure is increased by 11%. Then new monthly saving is. इससे पहले बेटा परसेंटेज के लिए अगर आपको सवाल करना है तो आपको मल्टीप्लायर सीखना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लायर टेक्निक से परसेंटेज के जो सवाल है, जिसमें कि सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सब चीजें इससे बहुत इजी हो जाती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इस टेक्निक को अच्छे से समझते हैं, विद इन 2-3 मिनट्स इस टेक्निक को समझते हैं। तो बेटा मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं 100। अगर 100 में 20% इंक्रीज हुआ, अगर इस वैल्यू में 20% इंक्रीज हुआ, तो आप फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हो, आप फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, 100 में उसका 20% किसका, 100 का ऐड कर देते हो। ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंक्रीज है। तो आप क्या कर रहे हो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 120। आंसर क्या आता है, 120।
अब अगर आपके पास इसी 100 में मैं बोलूं कि आपके पास 35% इंक्रीज है, 35% इंक्रीज है, तो आप क्या करोगे, फाइनल वैल्यू मींस इंक्रीज होने के बाद जो आपके पास 100 की वैल्यू बनेगी वो, तो आप क्या करोगे 100 में उसका 35% ऐड करोगे। ऐड इसलिए करोगे क्योंकि इंक्रीज है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 135, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 135, राइट। बेटा अब इस स्टेप को ध्यान से देखते, आप कर क्या रहे हो, आप अगर मैं 100 को कॉमन लूं, तो अंदर क्या होगा 1 प्लस 20/100, दैट मीन्स आप 100 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.2 के साथ, क्योंकि ये बनेगा 0.2, 1 प्लस 0.2 इज 1.2, ठीक है। अगर 35% इंक्रीज है तो आप क्या कर रहे हो, अगर 100 को कॉमन लो, 100 इसलिए कॉमन ले रहे हो क्योंकि ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी, शुरुआत में मेरे पास ये वैल्यू थी, तो ये होगा 1 प्लस 35/100। तो आप 100 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.35 के साथ, 1.35 के साथ। इसका मतलब अगर आपके पास वैल्यू x है, उस x में अगर 10% इंक्रीज होता है तो आपके पास फाइनल वैल्यू कैसे बनेगी, आप उस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, अगर 10% इंक्रीज है तो इस 10 को पहले ऐड करोगे 100 में, इस 10 को पहले ऐड करोगे 100 में, राइट। आंसर आएगा 110, 2 छोड़ के डेसिमल, यहां पे भी तो आपने वही किया था, 1 में आपने यहाँ पे 100 में आपने 20 ऐड किया, अगर आप एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 20, तो आप क्या करोगे 100 में उस परसेंटेज को ऐड किया और 2 छोड़ के डेसिमल, वो मल्टीप्लाई है। मतलब अगर आप 1.1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर इंक्रीज, आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर इंक्रीज। बेटा अगर अब मुझे आप बताओ, अगर किस x में मान लो 75% इंक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू के लिए आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 प्लस 75, आंसर आएगा 175, 2 छोड़ के डेसिमल, तो 100 को x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.75 के साथ। अच्छा ये तो है इंक्रीज की बात। अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि x में अभी अगर यहाँ पे मैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज करूं, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज करूं, फिर अगर बेटा मैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज करूंगी तो क्या होगा, आपको 100 में से ये 20 को माइनस करना है मल्टीप्लाई निकालने के लिए, 80 आएगा, 2 छोड़ के डेसिमल, दैट मीन्स आप 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.8 के साथ। जैसे आप 100 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी 100 से 20% कम होगी, ठीक है, वो फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर डिक्रीज। तो इसका मतलब बेटा अगर 10% इंक्रीज या डिक्रीज में आप क्या करोगे माइनस, और वही 2 छोड़ के डेसिमल, तो 0.9। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपके पास 25% इंक्रीज है तो उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस 25, 125, 2 छोड़ के डेसिमल 1.25। अगर आपके पास 48% इंक्रीज है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.48 के साथ। अगर आपके पास 67% इंक्रीज है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.67 के साथ। अगर 67% डिक्रीज है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस 67 विच इज 33, 2 छोड़ के डेसिमल, दैट इज 0.33, राइट। अब हम ये करेंगे कि यहां से हमारे पास क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को इसी टेक्निक के साथ फटाफट से सॉल्व करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो इंक्रीज के लिए क्या करोगे 100 प्लस दैट परसेंटेज और 2 छोड़ के डेसिमल, उसको मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर के साथ। तो क्या है हमारे पास सिचुएशन कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 45,000, ठीक है, और दिस इज मंथली इनकम, तो हमारे पास मंथली इनकम है 45,000।
हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे पास एक्सपेंडिचर है 33,000, ठीक है। तो बेटा सेविंग कितनी होगी, सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज 45,000 माइनस 33,000। सेविंग क्या होती है, इनकम में से खर्चा निकाल दो तो आपके पास सेविंग आएगी, तो यहां से सेविंग आएगी 12,000, सेविंग क्या आएगी 12,000। अब एक्सपेंडिचर, इनकम में क्या हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है, इनकम में 25% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में भी 11% इंक्रीज हो रहा है। देन द न्यू मंथली सेविंग इज, हमें न्यू मंथली सेविंग निकालनी है। सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने परसेंट से सेविंग इंक्रीज हो रही है। तो बेटा क्या होगा, न्यू सेविंग निकालने के लिए हमें न्यू इनकम चाहिए और न्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। तो न्यू इनकम क्या होगा, न्यू इनकम क्या होगा, न्यू इनकम होगा, अब 25% इंक्रीज है तो 100 प्लस 25 125, 100 इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 100 प्लस 25 125 और 2 छोड़ के डेसिमल। तो 45,000 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास नया क्या आ जाएगा, इनकम, क्योंकि इंक्रीज था तो प्लस। इसी तरह एक्सपेंडिचर नया निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 प्लस 11 दैट इज 111, 2 छोड़ के डेसिमल दैट इज 1.1। तो 33,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 से, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास नया एक्सपेंडिचर। ये है न्यू इनकम और ये है न्यू एक्सपेंडिचर, राइट। इसी तरह अगर मुझे क्या निकालनी है, न्यू सेविंग, क्या निकालनी है न्यू सेविंग। अब न्यू सेविंग बेटा कैसे निकलेगी, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास न्यू सेविंग आ जाएगी, राइट। सो न्यू सेविंग विल बी इक्वल टू 45,000 into 1.25 minus 33,000 into 1.11, राइट। तो बेटा यहाँ से 100 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 450 टाइम्स 125 माइनस 330, फिर से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 111। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ, 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ, तो यहां से हमारे पास बनेगा, राइट, 4 5 22, यहाँ पे 500 बनेगा, राइट। तो ये 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5625। क्या होगा 5625, 56,250 माइनस हमने 330 को 111 से मल्टीप्लाई करना, तो 111 से हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 333 और एक छोटे 333, तो ये होगा 3663। क्या होगा 3663, 3660। जैसे आप इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास नई सेविंग आएगी, और नई सेविंग किसके इक्वल आएगी 0, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 6 गया 6, और यहां से आपके पास 15 में से 6 गया 9, और यहां से बचेगा 4, यहां पे बचेगा 1, तो 19620, 19,620, 19,620। तो आपको क्या किया, आपने नया इनकम निकाला विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर, नया एक्सपेंडिचर निकाला विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया टू गेट द न्यू सेविंग, टू गेट द न्यू सेविंग। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The circumference of a circle is 1.2 किलोमीटर। The circumference of a circle is 1.2 किलोमीटर। तो बेटा आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 1.2 किलोमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 1.2 किलोमीटर। दैट मीन्स इस पूरे बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या है 1.2 किलोमीटर। क्या है 1.2 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ए इज 45 किलोमीटर पर आवर and the speed of B is 27 kilometer per hour.
स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ऑन द सर्कल और भागना शुरू करते हैं एंड दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द सर्कल बाउंड्री, अक्रॉस द सर्कल बाउंड्री। तो क्या है बेटा, आपके पास ए भाग रहा है अगर इस तरफ, तो ए की स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। बी बेटा इस तरफ भाग रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बी की स्पीड क्या है 27 किलोमीटर पर आवर। और इस पूरी बाउंड्री की लेंथ क्या है 1.2 किलोमीटर पर आवर। पूरी बाउंड्री की लेंथ क्या है 1.2 किलोमीटर पर आवर। सर्कमफ्रेंस क्या है 1.2 किलोमीटर। देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। बेटा ये क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड का। किसका है? रिलेटिव स्पीड का। क्यों रिलेटिव स्पीड का? दोनों एक ही पॉइंट से भागना शुरू करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। दोनों कब मिलेंगे? जब दोनों के द्वारा जो दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे वो कितना होना चाहिए 1.2 किलोमीटर। दोनों तभी मिलेंगे अगर ये पूरा सर्कल क्रॉस करेंगे। मान लो कि इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया और जो ए ने डिस्टेंस जितना कवर किया, उस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 1.2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, राइट। बेटा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो टोटल स्पीड क्या होगी बेटा? टोटल स्पीड क्या होगी? टोटल स्पीड, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे तो दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल स्पीड, दिस इज रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सो रिलेटिव स्पीड विल बी 45 प्लस 27। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हमारे पास टाइम निकालना बेटा, टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बेटा ध्यान रखना, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, और उसने आपसे टाइम पूछा होगा मिनट या सेकंड में, टाइम पूछा होगा मिनट या सेकंड में। तो सबसे पहले टाइम आवर में निकाल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 1.2, स्पीड कितनी है 72। आपको पता है 12 into 6 is 72, राइट। तो ये आ जाएगा 12 upon 720, तो ये आ जाएगा 1 upon 60। ये जो आपके पास बेटा टाइम आया है ये आवर्स में आया है। ये किस में आया है? आवर्स में। अगर इंटू 60 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट के बाद वो आपस में मीट करेंगे। तो बेटा अगर वो सेम डायरेक्शन में भागते तो जो रिलेटिव स्पीड थी वो सब्ट्रैक्ट हो जाती, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। और इसमें जो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर करना है बेटा वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, और टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे बस आप यूनिट्स का ध्यान रखना कि डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो जो आपके पास टाइम आएगा वो आवर में आएगा, उसको आप सेकंड या मिनट में चेंज कर लेना जिस हिसाब से भी आपने पूछा। बेटा ये क्वेश्चंस हमने डाटा कलेक्ट किया है थ्रू अवर फ्रेंड्स एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है, कौन से आपके वीक एरियाज है, और यहाँ से आपको ये भी अप्रोच भी पता लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। तो जिनका भी एग्जाम है बेटा तो अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। आपको यहाँ से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बिकॉज काफी प्रोबेबिलिटी है कि मिलते जुलते क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दिखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 25। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 25। तो बेटा थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दो नंबर गिवन है, तो फर्स्ट नंबर इज ए एंड द सेकेंड नंबर इज बी। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे सी क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। सी क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। अब बी की वैल्यू क्या है 25, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 45 टाइम्स सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 45। तो यहाँ से मेरे पास 5 और यहाँ से 9, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 बाई 9। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 बाई 9।
तो बेटा आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। सो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। थर्ड प्रोपोर्शन इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। और बेटा अगर आपके पास 4 नंबर्स गिवन है A, B, C, D such that A ratio B is proportional to C ratio D. A ratio B is proportional to C ratio D. तो बेटा इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और इनको क्या बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं मीन्स। याद रखना बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स AD is equal to BC. AD is equal to BC. That means product of extremes is equal to product of means. Right? और इस तरह में बेटा ये हमारे पास C क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। C क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। B क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शन। और D क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। और A क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये तब अप्लाई होगा अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं सच दैट A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाई चांसेस है कि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन अप्लाई होगा, आपको वो 3 नंबर दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्थ नंबर। बस याद रखना है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, एंड इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। राइट? और अगर आपके पास 2 नंबर दिए और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, द वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। द फर्स्ट नंबर इज ए एंड द सेकंड नंबर इज बी। Find the value of cos x upon secant x minus 1 plus cos x upon secant x plus 1. तो बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हो रहा है, वही आइडेंटिटीज है बेटा हमारे पास। क्या आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी तो बेटा आपको याद रहती है, अल्फाबेट में T और S एक साथ आता है, तो आप याद कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और C के साथ C रहेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। आपके पास इस आइडेंटिटी में भी लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। और बेटा आपको रेसिप्रोकल भी याद होंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा अगर तो आपको ये आइडेंटिटीज नहीं याद आती एग्जाम में, तो आप सीकेंट को कॉस में चेंज कर लो, बिकॉज बेटा आपको ये आइडेंटिटी तो मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स को याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट? आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको दो मेथड से करते हैं। फर्स्टली हम इसी तरह से एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे, सबसे पहले तो cos x को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो ये होगा secant x माइनस 1 टाइम्स secant x प्लस 1। राइट? क्योंकि cos कॉमन आ चुका था तो यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे भी 1 होगा। अगर cos कॉमन आ चुका है, cos x इंटू 1 प्लस secant x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन secant x प्लस 1। राइट? अगर cos कॉमन आता है तो यहाँ से secant x प्लस 1 प्लस secant x माइनस 1, secant x प्लस 1 प्लस secant x माइनस 1। तो बेटा ये मेरे पास होगा 2 टाइम cos x इंटू secant x अपॉन secant x स्क्वायर माइनस 1। तो एक और आइडेंटिटी बेटा आपको याद करनी है, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये है secant x माइनस 1 secant x प्लस 1 secant स्क्वायर x माइनस 1। बेटा क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1, तो 2 टाइम्स 1 इंटू, अब इसके लिए क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। अब tan का रेसिप्रोकल cot, तो tan स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 cot स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं। मान लो कि आपको आइडेंटिटीज ना याद रहे तो आपको बेटा बहुत साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी तो 99% बच्चों को याद होती है। राइट?
और आपको ये भी पता है कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल. व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज sin थीटा का रेसिप्रोकल. एंड व्हाट इज tan cot थीटा, cot थीटा इज tan थीटा रेसिप्रोकल. राइट बेटा, इन्हीं दो की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीकेंट को cos में चेंज करेंगे. cos x अपॉन 1 अपॉन cos x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस 1. राइट, अब cos x एलसीएम लेंगे तो ये होगा cos x अपॉन 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x. बेटा आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर के साथ. तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x. अब बेटा क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को कॉमन लेंगे. क्यों कॉमन लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके. तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम cos x को कॉमन लेंगे. राइट, तो यहां से हमारे पास बेटा क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहीं पे स्टार्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x कॉमन लिया 1 अपॉन 1 माइनस cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस cos x. राइट, अब आप क्या करोगे, वी विल टेक द एलसीएम, वी विल टेक द एलसीएम. हम एलसीएम लेंगे बेटा, तो हम एलसीएम लेंगे जब, तो हमारे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर x बाहर रहेगा 1 प्लस cos x, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x. राइट, अब 1 प्लस cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस cos x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से आएगा. राइट, तो यहां से मेरे पास आएगा cos स्क्वायर x इंटू, अब ये cos x कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2, और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, ये है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी. क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है cos x, दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर x. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर x इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर x. अब बेटा आपको पता है दैट टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, साइन x अपॉन बाय cos x. राइट, अब cos x बाय sin x किसके इक्वल होगा, टेंजेंट x के रेसिप्रोकल के इक्वल, विच इज cot x, विच इज cot x. तो बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 cot स्क्वायर x. जो हमने पिछले मेथड से किया था वहां से भी हमारे पास सेम आंसर आ जाता है. ये आप मेथड तब अप्लाई करोगे अगर बाय चांस आपको सीकेंट और कुछ सीकेंट की आइडेंटिटीज याद ना रहे. राइट, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको ये कैलकुलेशंस बहुत इजी करनी है. इन कैलकुलेशंस में आप कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करोगे बेटा, उससे क्या होगा, आप 20 सेकंड तो सेव कर लोगे शॉर्टकट में. बाई चांस आपका आंसर मैच नहीं होगा ना बेटा, तो अपने सारे स्टेप्स को रिवाइज करने के लिए आपको आपका 1 मिनट और एक्स्ट्रा जाएगा. इसका मतलब 40 सेकंड्स और वेस्ट गए. 20 आपने सेव किए, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाया. इससे बेटर क्या है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो. स्टेप्स को अच्छे से, स्टेप्स स्किप नहीं करोगे, और रफ वर्क इतना रफ नहीं करोगे कि आपको समझ ना आए. रफ वर्क में भी आपकी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. राइट, और वो इसी तरह से होना चाहिए. और जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन करना है बेटा, घबराना नहीं है. आपने बिल्कुल आपको सब कुछ आता है, आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए करना है. राइट, और अगर मैथ्स के क्वेश्चन में मान लो कि आप 1-2 क्वेश्चन करते हो, आपके आंसर आपको नहीं दिखते, आपको ऑप्शंस मैच नहीं करते, उस टाइम पे बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं करना, क्योंकि हमने अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा जो पेपर है उसको खराब नहीं करना. राइट, तो उस टाइम पे हमें अपने आप को बूस्ट अप करना है. राइट, हमें अपने आप से बोलना है हम होंगे कामयाब. अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, अपने आप को खुद उठाना है बेटा आपको. उस टाइम पे जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करने, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए. आपका रफ वर्क इतना रफ नहीं होना चाहिए कि आप ही को समझ ना आए. जो भी आप स्टेटमेंट को अपने रफ शीट में नोट डाउन करोगे, या कहीं जहां पे भी आप स्टेप्स लिख रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, वहां पे आपका एरर के चांसेस कम होने चाहिए. स्टेप्स कोई भी स्किप नहीं करोगे, स्टेप पूरे लिखोगे, और इतने अच्छे से लिखोगे कि एक ही बार में आपके पास आंसर आना चाहिए. राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं. If the shopkeeper is weighing 920 ग्राम of sugar instead of 1000 ग्राम, that means आप मार्केट गए चीनी खरीदने के लिए. राइट,
आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1000 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, मुझे 1 किलो चीनी दो, तो उसने कितनी आपको वे करके दी? 920 ग्राम, राइट। मांगी आपने ज्यादा, उसने आपको कम वे की, उसको तो प्रॉफिट हुआ ना, उसको तो प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना। अब बेटा ध्यान दो, आपने मांगी थी 1000 ग्राम ऑफ शुगर, उसने आपको कितनी वे करके दी? 920 ग्राम। ये वो अमाउंट है जो उसने अपनी ओर से आपको दी, राइट। तो उसने कितने ग्राम्स का उसको फायदा हुआ? 80 ग्राम्स का। कितने ग्राम्स का उसको प्रॉफिट हुआ? 80 ग्राम्स का। ये उसका प्रॉफिट है बेटा। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन, बेटा अगर आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद करो, जनरल परसेंटेज चेंज का, तो वो क्या होता है? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। बेटा जो ये 80 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना, वो 920 ग्राम के ऊपर हुआ। 80 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ वो 920 ग्राम के ऊपर हुआ, क्योंकि उसने 920 ग्राम के ऊपर अपनी 80 ग्राम की जो शुगर थी वो सेव की। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस। और एक्चुअल में उसने दी क्या? 920 ग्राम इंटू 100। तो प्रॉफिट में कितने ग्राम है? 80 अपॉन 920 इंटू 100, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल है बेटा, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 800 डिवाइडेड बाय 92। 800 divided by 92. So this is how you are going to calculate the profit percentage. बहुत सारे बच्चे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 80 upon 1000 into 100। बेटा जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है या जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो वो कॉस्ट प्राइस में अर्न करते हो ना, राइट। जिस वैल्यू पे आपने उसको खरीदा है, तो जौन सी वैल्यू पे वो आप जो वे करके आपको वो शुगर दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी उसी के ऊपर होगी। 80 by 920 into 100, that is 800 by 92। आप इसको सॉल्व करोगे, you will get your answer in the percentage, right। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज आई होप सबको क्लियर हो। याद रखना कि परसेंटेज चेंज, अगर जनरल बात करूं, जनरल इट इज डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है सर्कल्स के ऊपर। इस बार ज्योमेट्री में सर्कल के ऊपर हर शिफ्ट में हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिला। दैट मीन्स आपको सर्कल की सारी थ्योरम्स को अच्छे से याद करना है। हमें सबसे पहले एरिया और वॉल्यूम पे भी हमें सवाल मिले ना बेटा, सर्कल्स पे भी हमें सवाल मिल रहे हैं। ये सवाल तो बहुत इजी है। ये वैसा सवाल है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग भी गया, 10 20 30 सेकेंड ज्यादा लग भी गया, ये क्वेश्चन आपके वो टाइम को सेव कर देगा। कैसे? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर बेटा O है, दिस इज द सेंटर O। AB मेरे पास क्या है? टेंजेंट है। AB क्या है? मेरे पास टेंजेंट है, ठीक है। उसने क्या बोला? रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो बेटा ये जो मेरा रेडियस है, रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन की रेडियस इज 6 है, राइट। लेंथ ऑफ OB इज 10, लेंथ ऑफ OB इज 10, राइट। सेंटीमीटर्स में बेटा you have to find the length of tangent, you have to find the length of tangent means आपको AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बहुत सुंदर और प्यारा सा रिजल्ट है, बड़ा इजी रिजल्ट है। वो क्या कहता है कि अगर आप सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करती है, अगर सेंटर से उस पॉइंट को मैच करते हो ना बेटा, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब जहां पे भी राइट ट्रायंगल की बात आ गई, या तो बेटा साइन कॉस लगता है या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो AB है, दिस इज AB और ये OB, इसमें से आपको हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? जिसपे 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, या जो साइड 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? 10। हाइपोटेन्यूज क्या है? 10। अब मुझे AB निकालना है, तो यहाँ से फटाफट से पाइथागोरस लगाएंगे, हमारे पास आएगा
OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, क्योंकि OB हाइपोटेन्यूज है, ध्यान देना इस बात पे। तो यहाँ पे OA क्या होगा 6 स्क्वायर विच इज 36 प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बेटा अब तो आंसर बहुत ही क्लियर है। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा 64 के, और AB किसके इक्वल होगा 8 के। AB किसके इक्वल होगा 8 पे। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर। विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ उस पॉइंट पे देन ये एंगल 90 डिग्री होता है। हो सकता है आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दे टू फाइंड दी लेंथ ऑफ OB, राइट? क्लियर? तो आपको सर्कल्स पे जितनी भी सर्कल्स की थ्योरम है बेटा अच्छे से रिवाइज कर लो, कहाँ पे भी कोई वीक पॉइंट है आपको ज्यादा पता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से परसेंटेज का सवाल है, राइट? मैंने आपको पहले ही बोला कि परसेंटेज को सवाल या तो आप मल्टीप्लायर के मेथड से करोगे। क्या था मल्टीप्लायर का मेथड? कि अगर कोई वैल्यू x है, x में अगर 20% इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने के बाद x की फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे? x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 इंक्रीज है तो प्लस 20, 100 में 20 ऐड किया 120, दो छोड़ के डेसिमल तो 1.2x। अब अगर इसी x में मान लो 35% डिक्रीज है, डिक्रीज मीन्स कम, तो मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे? 100 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 65, दो छोड़ के डेसिमल। तो 35% डिक्रीज के बाद वैल्यू ऑफ x क्या होगी? 0.65x, और 20% इंक्रीज के बाद वैल्यू ऑफ x क्या होगी? मतलब x इतना हो जाएगा 35% इंक्रीज के बाद, और 20% इंक्रीज के बाद x 1.2x के इक्वल हो जाएगा। x कोई भी नंबर है जिसके ऊपर ही 20% या 35% इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो या फिर हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू 100 लेते हैं, मतलब सारी कैलकुलेशन हम 100 नंबर के ऊपर करते हैं। क्लियर? तो अभी हम उसी का यूज करेंगे। सो मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का, बट है बहुत इजी। इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम निकालना आपको। कंडीशन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी 40% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, वो कह रहा है कितने सालों बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू का 40% बन जाएगा, राइट? प्रिंसिपल उसने हमें दिया नहीं है, तो एक बड़ा अच्छी बात है कि हम प्रिंसिपल को 100 ले सकते हैं। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट क्या चाहिए? 40% ऑफ दी, 40% किसका? प्रिंसिपल का, राइट? तो मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 40% ऑफ दिस प्रिंसिपल। वैसे तो मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ 40% इंटू 100 विच इज 40, बट आपको पता है कि 100 का 40% क्या होगा? 40। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको ये सोचना है कि आपके पास से सिंपल इंटरेस्ट 40 कब बनेगा? अगर इस प्रिंसिपल के ऊपर रेट कितना अप्लाई होता है? 6% पर एनम। तो इससे बेटा आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 40, प्रिंसिपल 100, रेट 6, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 40/6 विच इज 20/3 years। 20/3 years। बहुत चांसेस है बेटा, आपको ऑप्शन में मंथ्स भी दिया होगा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2/3, मतलब 6 साल पूरे हैं, 6 years पूरे हैं, और एक साल में 2/3 रेशो है। तो दैट मीन्स 2/3 कितने मंथ्स के इक्वल होंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2/3 ईयर में 2 इंटू 12/3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 months। सो आंसर इज 6 year and 8 months। 6 year and 8 months। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, बहुत इजी सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे ही बड़ा इजी टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। उसने बोला कि कितने टाइम बाद सिंपल इंटरेस्ट
40% हो जाएगा प्रिंसिपल का। बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल नहीं दिया हमने उसको 100 माना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का 40% दैट इज 40, क्योंकि परसेंटेज 100 से ही तो आता है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 40 आ गया, प्रिंसिपल 100, उसके विद रिस्पेक्ट हमने टाइम निकालना। टाइम बेटा आता है मिक्स फ्रैक्शन में, उसमें 2/3 को आपको मंथ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 2/3 ईयर, ये ईयर है, ईयर को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हो, इनटू 12, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ये तो बहुत इजी है। सो आंसर इज 6 ईयर एंड 8 मंथ्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले समझे सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, राइट। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जो प्राइस टैग के ऊपर लगा होता है, राइट। अगर मान लो टैग के ऊपर 1000 लगा हुआ है, मुझे कोई शॉपकीपर बोले कि आप ये ले लो, इस पे 20% डिस्काउंट दे दूंगा, दैट मीन्स टैग के ऊपर जो 1000 लगा है उसके ऊपर 20% वो मुझे डिस्काउंट देगा, राइट। अब ये जाएंगे मल्टीप्लाई की टेक्निक से, राइट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स पहले उसने मुझे बोला कि तुम ये 1000 के तुम्हें 18% डिस्काउंट पे दे दूंगा, तो 1000 पे 18% डिस्काउंट लगेगा। उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी जो कि 1000 से कम होगी क्योंकि डिस्काउंट लगेगा। अब उस वैल्यू पे, उस प्राइस पे भी वो एक और डिस्काउंट लगा देता है, मान लो वो 12% लगा देता है। अब उस 12% घटाने के बाद भी मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, उस सेलिंग प्राइस के ऊपर भी वो एक और डिस्काउंट लगा देता, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। दैट मीन्स पहले मार्क प्राइस के ऊपर पहला डिस्काउंट लगा तो आपके पास एक सेलिंग प्राइस आता है जो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, राइट। अब वो क्या कर रहा है कि पहले आपके पास मार्क प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट निकाला, वो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, राइट। D1 डिस्काउंट निकाला। अब इस सेलिंग प्राइस 1 से D2 डिस्काउंट निकालेगा तो सेलिंग प्राइस 2 आएगा, ये सक्सेसिव हो रहा है। अब इस सेलिंग प्राइस 2 से डिस्काउंट D3 निकालेगा तो सेलिंग प्राइस 3 होगा। इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट, जो प्राइस पहले मार्क प्राइस के बाद आ रही थी उसी के ऊपर D2 डिस्काउंट, फिर जो प्राइस आ रही थी उसी के ऊपर D3 डिस्काउंट, राइट। और मैंने आपको मल्टीप्लायर की टेक्निक तो बता रखी है, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। तो हमारे पास बेटा क्या है कि मेरे पास मार्क्ड प्राइस 36,000, मतलब मेरे पास जो वो थिंग है या जो भी वो वस्तु है उसके ऊपर प्राइस क्या, टैग क्या है 36,000। इसके ऊपर सबसे पहले डिस्काउंट लगता है मेरे पास 18%। 18% डिस्काउंट मींस 18% डिक्रीज, राइट। इसका मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे बेटा, हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लायर, 100 माइनस 18 विच इज 82, दो छोड़ के डेसिमल विच इज 0.82, विच इज 0.82। दैट मीन्स पहले डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस बनेगा, पहले डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस बनेगा, पहले डिस्काउंट के बाद प्राइस बनेगा 36,000 इंटू 0.82। अब ये फ्रैक्शन बेटा नंबर 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसको 36,000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 36,000 से कम आएगा, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जो 18% डिस्काउंट के बाद चेंज हुई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कहता मैं तुम्हें इस वैल्यू पे एक और डिस्काउंट देता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है बेटा, वो दोबारा मुझे देता है 12% का डिस्काउंट, मतलब इसमें फिर से 12% कम करके वो प्राइस बता रहा है। तो इसमें बेटा मल्टीप्लायर किसके इक्वल होगा, कैसे होगा, इसमें 100 माइनस 12 विच इज 88 और दो छोड़ के डेसिमल, दो छोड़ के डेसिमल। दैट मीन्स अब अगर मैं देखो बेटा, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही अभी, बट ये पूरा एक ही नंबर है, ठीक है। इसी नंबर के ऊपर मैंने 12% डिक्रीज किया, तो ये नंबर की चेंज वैल्यू क्या आएगी, ये नंबर किस में बदलेगा, ये नंबर बदलेगा 36,000 इंटू 0.82 इंटू 0.88। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है उसमें से 12% अगर घटा दूं, घटाने के बाद ये वैल्यू ये बन जाएगी, घटाने के बाद ये वैल्यू इसमें बदल जाएगी, ठीक है। अब वो डिस्काउंट एक बार और लगाता है, और वो कितने परसेंट लगाता है, 20%। कितने परसेंट लगाता है, 20%। इसके ऊपर बेटा वो 20% डिस्काउंट फिर लगाता है, मतलब 20% डिक्रीज। इसका मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे, 100 में से बेटा 100 में से 20 गए 80 और दो छोड़ के डेसिमल,
तो मल्टीप्लायर क्या है 0.8, मल्टीप्लायर क्या है 0.8। इसको हम इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी जो कि क्या है, इस वैल्यू से 20% कम है। हमें जो ये जो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें वो वैल्यू मिलेगी जो इस पूरी वैल्यू से 20% कम है। तो वो होगा बेटा 36,000 इंटू 0.82 इंटू 0.88 इंटू 0.8। तो ये बेटा मेरे पास बनेगा सेलिंग प्राइस। ये क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। इस प्राइस पे वो उस चीज को, उस वस्तु को बेच रहा है। और आपको निकालना क्या है, आपको सेलिंग प्राइस तो निकालना। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। राइट? एनी डाउट बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है। अब बेटा इसका ना एक छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला भी है आपके पास। अब फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी आपके पास मार्क प्राइस आपको गिवन है, राइट, उसके ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट लगते हैं D1%, D2% एंड D3%। इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट लगते हैं। इन डिस्काउंट के बाद अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D1/100, राइट। और यहां से देखो बेटा, इसी फैक्टर को हम आगे कैरी आउट करेंगे, इंटू 100 माइनस D2/100 इंटू 100 माइनस D3/100। ये चेंज चलता रहेगा। ये अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला है कि अगर आपको बोले कि इस मार्क प्राइस के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट्स लग रहे हैं, इन तीनों डिस्काउंट के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। राइट? इज इट क्लियर? और मल्टीप्लायर की टेक्निक आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। अब डिस्काउंट परसेंटेज, मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, जिसपे प्रॉफिट बनता है कॉस्ट प्राइस पे बनता है। डिस्काउंट किस पे बनता है, मार्क्ड प्राइस की सेलिंग प्राइस के ऊपर। अगर टैग के ऊपर 1000 रुपए लिखा है तो डिस्काउंट उस 1000 रुपए पे होगा ना। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, राइट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी बेटा, देखो मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो प्राइस लगा है टैग के ऊपर उसमें से सेलिंग प्राइस, जो प्राइस आप पे करके आए हो उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। बेटा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस आएगा क्योंकि डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क्ड प्राइस होगा जो कि आपके टैग्स पे लगा हो। क्लियर? अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मुझे सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। अब डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, 225 माइनस 210, 15 आएगा। मार्क प्राइस इज 225 इंटू 100, राइट। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 225 इंटू 100। तो 15 का स्क्वायर 225 होता तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा बेटा, यहाँ पे 20 आएगा। तो मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज बनेगा 6.67%। सो दिस इज द डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, मार्क्ड डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होता है। देखो डिस्काउंट एक चेंज है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। जैसे उसने 920 ग्राम शुगर वे की थी 1000 ग्राम की जगह, प्रॉफिट 80 ग्राम शुगर का हुआ, बट हुआ किसके ऊपर, 920 ग्राम के ऊपर। 80 अपॉन 920 इंटू 100। यहाँ पे चेंज डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल वैल्यू है। क्लियर? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी एसएससी में आपको दिखेंगे जो आपका टाइम सेव करेंगे, जो कि विद इन 1 मिनट आप 100% सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो कहीं पे भी कुछ ज्यादा टाइम लग जाए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। मैथ्स में कई बार होता है बेटा, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, ऑप्शन में आंसर नहीं लगता, 1-2 क्वेश्चन आए तो हाँ, अगर हमें आता भी तो हम इतना घबरा जाते हैं कि हम अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर पाते। पर आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको डीप ब्रीथ करना है, वापस उठना है और वापस से पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है और खुद को रिमाइंड करते रहना है कि हम होंगे कामयाब, राइट।
आप सब लोग कामयाब जरूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन है, उसने हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 और पूछ रहा है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू। बेटा स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 4 बनेगा, राइट? या 2 इंटू 2 4 होता है, तो बड़ी क्लियरली दिखाई देता है कि इसको मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, आइडेंटिटीज पे 2 या 3 सवाल आपको इस बार एसएससी में देखने में मिल रहे हैं, तो आइडेंटिटीज को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं और किस फॉर्म में याद करने मैंने वो भी बताया, क्योंकि कौन सी फॉर्म ज्यादा अच्छे से लग रही है वो भी मैंने आपको बताया। तो अब दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये बेटा होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x² इंटू 1/x²। बेटा जनरली यहाँ पे x प्लस 1/x होता है या x² प्लस 1/x²। इसका फायदा क्या होता है कि 2ab में ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये आ जाता है 16। तो बेटा ये होगा अब x² इंटू 2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 हो जाके -2 हो जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा 14। आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 14। क्लियर है? एनी डाउट? x प्लस 1/x के साथ भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखा है, वहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी थी और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, करना स्क्वायरिंग ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर आपको यहाँ दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास सर्कल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है एक बार समझते हो, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप रफ डायग्राम के बिना नहीं करोगे, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और रफ डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना कि आपको समझ में आए। कोई रफ डायग्राम इतना रफ ड्रॉ नहीं करना कि खुद को ही बाद में समझ ना आए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3 and 6 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, फाइंड द कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है बेटा, आपने 2 तरह की टेंजेंट कॉमन पढ़ी हुई है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक काम करते हैं, दोनों सर्कल बनाते हैं। लेट्स मेक दिस सर्कल, लेट अस इरेज दिस सर्कल, ड्रॉ करते हैं। तो ये पहला सर्कल है, ठीक है, सेंटर इन ये पहला सर्कल है, एक का रेडियस 3 है और एक का 6 है, एक का 6 है, एक का 6 है, राइट। तो ये बेटा ये सेंटर है, इसका रेडियस 3 है, ठीक है, और इसका रेडियस 6 है। रेडियस को एक बार बाद में ड्रॉ करते हैं। अच्छा, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अब बताओ कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, राइट। तो अब उसने हमें क्या बोला है, अब हम फटाफट से वैल्यूज सेंटर्स को अप्लाई करेंगे। तो ये सेंटर है, इसका सेंटर ये है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करती हुई लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90, इसी तरह ये एंगल 90, राइट। अब उसने बोला है कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है बेटा आपसे। ही इज आस्किंग यू द लेंथ ऑफ बीसी, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला अगर नहीं याद तो बेटा याद कर लो। तो जिस हिसाब से मुझे फॉर्मूला याद करना है, मैं यहाँ पे उसी तरह से नेमिंग रखते हैं हम लोग। सेंटर बेटा C1 फर्स्ट सर्कल का लेते हैं, C2 सेकंड सर्कल का लेते हैं, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा हमने इसमें से वैल्यू D की वैल्यू निकालनी है, राइट। हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा in order to find the length of direct common tangent। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है स्क्वायर रूट ऑफ C1 टाइम्स C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला।
C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एंड R1 R2 क्या है, रेडियस। तो ये बेटा मेरे पास क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे बेटा माइनस है, यहाँ पे माइनस है, रेडियस ऐड अप हो रहे हैं, सो दैट इज 3 प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 81 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 63 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तो डायरेक्ट टेंजेंट का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर? इसी के साथ बेटा मैं आपको एक और फॉर्मूला रिवाइज करवाना चाहती हूँ, ट्रांसवर्स टेंजेंट का। We have to remember the formula of transverse tangent as well। तो फटाफट से समझते हैं एक बार ट्रांसवर्स टेंजेंट होती क्या है। तो इसी तरह से बेटा मेरे पास दो सर्कल्स हैं, राइट, इसी तरह से मेरे पास दो सर्कल्स हैं। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती है बेटा, हमारे पास इस सर्कल को फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास दो सर्कल्स हैं, राइट। सो बेटा ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती है, जो इस तरह से होती है, इट इज टेंजेंट कॉमन टू बोथ द सर्कल्स, दोनों सर्कल्स को कॉमन होती है, बट एक के वो अपर को टच करती हो और एक के डाउन को। सो दिस इज द ट्रांसवर्स टेंजेंट, सो दिस इज द ट्रांसवर्स टेंजेंट, राइट, दिस इज द ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट टेंजेंट में अगर यहाँ पे प्लस है तो ट्रांसवर्स में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। अगर डायरेक्ट में प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, डायरेक्ट में प्लस है, ट्रांसवर्स में यहाँ क्या होगा, माइनस। बस इतना सा फर्क है, डायरेक्ट में R1 प्लस R2 स्क्वायर, ट्रांसवर्स में ये, इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं और इसको डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो इन दोनों रिजल्ट्स को याद कर लो बेटा, बहुत से चांसेस है कि नेक्स्ट शिफ्ट में ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परसेंटेज के ऊपर, बट ऑन डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। लेट्स स्टार्ट इट। तो बेटा वो क्या कहता है, ऑन गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब अगर वो 10% आर्टिकल के ऊपर डिस्काउंट देता है उसके बावजूद उसको प्रॉफिट होता है 20% का, राइट। So what will be the ratio of marked price and cost price? What is the ratio of marked price and cost price? तो शुरू करते हैं। रेशियो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की हमें निकालनी, क्योंकि हमें रेशियो निकालनी है तो हम एक क्वांटिटी को 100 ले लेते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, फटाफट से सभी तरीकों को एक बार देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है। उसको प्रॉफिट कितना होगा, 20%। डिस्काउंट अप्लाई होगा मार्क प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई क्या होगा, 20%, राइट। अब उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 120। दैट मीन्स उसने जिस वैल्यू पे इसको सेल किया है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 120, ठीक है। बट मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या होगा, ये अभी हमें बस पता लगाना है। मार्क्ड प्राइस में हमें यहाँ पे क्या है, 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। दैट मीन्स अगर मैं मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाऊं तो 10% का डिक्रीज है। दैट मीन्स अगर मैं मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाऊं तो मेरे पास 10% का डिक्रीज है, 10% का डिक्रीज है। 10% का डिक्रीज मींस कौन सा मल्टीप्लायर, अगर मैं मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाऊं तो मेरे पास 10% का डिक्रीज है, क्योंकि डिस्काउंट कितना है, 10%। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 माइनस 10 विच इज 90, दो छोड़ के डेसिमल, 0.9 इज द मल्टीप्लायर, राइट। इसका मतलब मार्क्ड प्राइस से अगर मैं सेलिंग प्राइस की ओर जा रही हूँ तो मेरे पास 10% डिक्रीज है। दैट मीन्स अगर मैं मार्क्ड प्राइस को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस में 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिक्रीज है, इसलिए सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 0.9। तो मार्क्ड प्राइस की जो फाइनल वैल्यू निकली 10% डिस्काउंट के बाद वो कैसे निकलेगी, मार्क्ड प्राइस इंटू मल्टीप्लायर 10% डिक्रीज का हमें पता है 0.9, राइट। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है बेटा, सेलिंग प्राइस इज 120, तो 0.9 इंटू MP इज 120,
तो यहाँ से बेटा एमपी मार्क प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 0.9 विच इज 1200 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 400 डिवाइडेड बाय 3. So this is the marked price. Marked price comes out to be 400 डिवाइडेड बाय 3. अब हमें रेशो निकालनी किसकी मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की. तो मार्क्ड प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा 400 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था. So answer will be denominator. So this is 403 divided by 100, right? तो ये होगा 400 by 3 into 1 by 100. So answer is 4 by 3. Answer is 4 by 3. Answer is 4 by 3. ये पहला मेथड था. ये आपके पास पहला मेथड था. सेकेंड मेथड से करें. Let's start the second method. ठीक है, चलो दूसरे मेथड से भी करते हैं. अब मान लेते कि किसी ने मार्क्ड प्राइस को 100 ले लिया, तो मैंने तो कॉस्ट प्राइस को लिया था, क्योंकि इस सवाल में मेरे पास डिस्काउंट की भी बात हो रही है और प्रॉफिट की भी बात हो रही है. तो मान लेते हैं कि मैं मार्क्ड प्राइस को 100 ले लेती हूँ. मार्क्ड प्राइस मेरा 100 है. मार्क्ड प्राइस मेरा 100 है. अगर मेरा मार्क्ड प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगेगा. डिस्काउंट कितना है 10%. मतलब मेरे पास 10% डिक्रीज है. 10% डिक्रीज का मल्टीप्लायर 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90. दो छोड़ के डेसिमल 0.9. दैट मीन्स यहाँ से मार्क्ड प्राइस 10% घट के जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी 0.9 इंटू 100. ये वो वैल्यू है जो आपको मिलेगी मार्क प्राइस में से 10% घटा के. और मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट कम होता है तो वो सेलिंग प्राइस होता है, राइट. मार्क प्राइस से जो डिस्काउंट कम होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, राइट. तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90. सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90. अब इस सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, इस सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का. ठीक है. अब प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे. प्रॉफिट किसके ऊपर होगा कॉस्ट प्राइस पे. दैट मीन्स अगर मैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाऊं तो मेरे पास 20% का इंक्रीज है, तभी तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा. दैट मीन्स अगर मैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाऊं तो मेरे पास 20% का इंक्रीज है, क्योंकि मेरे पास 20% प्रॉफिट है. इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना होगा. अब 20% इंक्रीज का मल्टीप्लायर 100 प्लस 20 विच इज 120. दो छोड़ के डेसिमल, सो मल्टीप्लायर इज 1.2. दैट मीन्स अगर आप कॉस्ट प्राइस को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा. तो सेलिंग प्राइस बेटा मेरे पास 90 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 90 अपॉन 1.2 विच इज 900 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 300 डिवाइडेड बाय 4. तो कॉस्ट प्राइस आता है 300 डिवाइडेड बाय 4. अब मेरे को रेशो निकालनी है मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की. मार्क्ड प्राइस मैंने 100 लिया था, कॉस्ट प्राइस मेरे पास 400 बाय 3 है. तो बेटा ये मेरे पास क्या आएगा सॉरी ये बेटा 300 डिवाइडेड बाय 4 है. ये मेरे पास क्या है 300 डिवाइडेड बाय 4. 300 डिवाइडेड बाय 4. तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा 4/3, जो कि मेरे पास पहले आंसर आ चुका है विच इज 4/3, राइट. अब इसका एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है आपके पास. अब उस फॉर्मूला को हम पढ़ते हैं. अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो डायरेक्ट समझ के तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए. लेट्स कम टू दी फॉर्मूला. वो फॉर्मूला कहता क्या है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि बेटा आपके पास अगर आपके पास R% का प्रॉफिट है, R% का प्रॉफिट है D% डिस्काउंट के बावजूद. मतलब आप एक शॉपकीपर हो, आपने मार्क्ड प्राइस के ऊपर D% डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद आपके पास R% का प्रॉफिट है, तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशियो इक्वल होती है 100 प्लस R% डिवाइडेड बाय 100 माइनस D%. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट की परसेंटेज दी होगी वो रखनी, यहाँ पे जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो रखनी. ये क्या कहता है कि अगर आप एक शॉपकीपर हो, आपको D% डिस्काउंट के बावजूद R% का प्रॉफिट हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस जो प्राइस आइटम पे पहले लगा था
और कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने एक्चुअल में खरीदा है उसकी रेशियो इस फॉर्मूले के इक्वल है। और बेटा मान लो आपको लॉस हुआ तो बेटा ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस। प्लस होगा इन द केस ऑफ प्रॉफिट और माइनस होगा इन द केस ऑफ लॉस। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो बेटा तो ये जो सवाल है आप इसको और कम टाइम में कर सकते हो। अब मेरे पास आर क्या है, आर मेरे पास बेटा 20 है, डी मेरे पास क्या है 10 है, तो यहां से डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगी तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 90 तो 4/3 डायरेक्ट आंसर। Is it clear? If you can learn this formula, so this is a trick to solve such kind of questions, जिसमें D% डिस्काउंट के बावजूद आपके पास 8% का प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस। अरे फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन दी सम ऑफ द रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट शायद पढ़े होंगे तो एक बार उन्हीं रिजल्ट्स को एक बार देखते हैं। जैसे मैं रिजल्ट लिखूंगी आई होप आपके पास आंसर आ जाए, और जिन्होंने ये रिजल्ट्स अभी तक नहीं याद किए उनको याद भी करना है। तो बेटा रिजल्ट इस तरह से है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत आसान है, सॉरी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, राइट, बहुत आसान है बेटा। अब साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, बेटा सेम वैल्यूज रहेंगी प्लस की जगह माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, अब कॉस ऑफ ए प्लस बी, अब साइन में क्या था साइन ए कॉस बी, अब आप बोलोगे कॉस ए साइन बी, नहीं कॉस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ आएगा साइन ए साइन बी, यहाँ आएगा साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो वहां प्लस आएगा। पहला फैक्टर होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, दूसरा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। वो आपके साथ क्या करेगा, आपको ए और बी की वैल्यू दे देगा, और आप में से इन चार राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपसे पूछ लेगा। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताओ ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी साइन ऑफ ए प्लस बी के, साइन ऑफ ए प्लस बी के। अब साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए है 60, बी है 30, ए है 60, बी है 30, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। अब बेटा आपको ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल भी याद करना है, तो उसके लिए भी मैं फटाफट से आपको एक ट्रिक बताती हूँ, हाउ टू लर्न द टेबल। सो लेट अस रिवाइज दैट ट्रिक आल्सो, फटाफट से करते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, तो स्टैंडर्ड एंगल जिनकी साइन कोसाइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वो है 0 डिग्री, देन 30, देन 45, देन 60, देन 90, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनका साइन कोसाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे कॉस, ठीक है। पहले यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे कॉस, ठीक है। अब सबसे पहले साइन की निकालते हैं, राइट, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। तो अब 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, देन सबको 4 से डिवाइड करो, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4. Take the square root, square root, square root, square root, square root, square root, and you will get the value. तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, this value will come out to be equal to 0. ये किसके आएगी हाफ, ये किसके आएगी 1 by square root of 2, ये किसके इक्वल आएगी square root of 3 by 2, और ये किसकी इक्वल आएगी 1 के, राइट। बस आपको इतना ही याद करना है। अब कॉस के लिए आप क्या करोगे, कॉस के लिए क्या करोगे, इन वैल्यूज को रिवर्स कर दो, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2, 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाफ और 0। अभी हमारे पास साइन 90 बना था, यहाँ पे साइन 90 बना था, साइन 90 की वैल्यू 1। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है, याद रखना है tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दो।
साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? राइट। सो इस तरह से आप इस रेशियोज को भी याद कर सकते हो, बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी में से इन्हीं एंगल्स में से कोई एक एंगल बनेगा जिसका साइन को साइन आपको बताना होगा। क्लियर? चलिए, सो बेटा ये थे क्वेश्चंस जो आज अभी जो हमारे पास एसएससी के एग्जाम हुआ था, जो हमारे फ्रेंड्स और रिसोर्सेज ने हमें बताए थे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उन सबको मैं कवर कर पाऊँ कॉन्सेप्ट, और जहां जहां से जो फॉर्मूला आइडेंटिटीज आपको बताऊं। तो इस वीडियो के बाद आपको आपके वीक पॉइंट्स पता है, आपको जिन पे अभी काम करना है, जो मैंने आपको बताया है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि इस फॉर्मूला या इस क्वेश्चन पे आपके पास आपको आने वाले शिफ्ट्स में वैसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो बेटा उस पर ध्यान दीजिए। राइट, ज्योमेट्री पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। राइट, परसेंटेज को भी एक बार अच्छे से देखिए, शॉर्टकट्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी एक फॉर्मूला आ रहा है। राइट, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैथ्स है बेटा, इसमें ना कोई भी 50-50 का चांसेस नहीं होगा। अगर आपके पास करेक्ट आंसर है तो आपको सीधा विजिबल होगा, आप किसी भी दो ऑप्शंस में डाउटफुल नहीं होंगे। राइट, तो मैथ्स आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकता है। राइट, सो ऑल द बेस्ट बेटा, वर्क हार्ड। जिनका पेपर हो चुका है, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। अगर नहीं अच्छा हुआ तो बेटा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको फिर से वापस उठना है, आपको फिर से मेहनत करनी है, फिर से फोकस करना और अगली बार और अच्छे से देना। और जिनका भी एग्जाम रहता है बेटा, पढ़ाई शुरू करो। जहां पे आपको लगता है इस वीडियो के बाद आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कौन कौन से एरियाज आपने अभी भी अच्छे से नहीं किए, उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए। राइट, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं और मेरी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं बेटा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल SSC Vikramas, and thank you for watching. Bye bye students, bye.